आप सभी का हमारे YouTube चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस बात पर डिस्कशन करेंगे जो कि अभी एक 3 विधेयक पेश हुआ है लोकसभा में, जिसमें से भारतीय दंड संहिता है, सीआरपीसी और जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, इनको जो है रिप्लेस किया गया है एक दूसरे जो अधिनियम है उनसे। तो इस बात को लेके जो एस्पिरेंट हैं पीसीएचए के, उनके अंदर बहुत ज़्यादा डाउट है, बहुत परेशान है कि ये अब क्या होगा, क्या पूरी जो प्रोविज़न है हमको नए सिरे से पढ़ना होगा या इसमें जो है कुछ हमको बहुत सारी चीज़ें नई पढ़नी होगी या वही रहेंगी। तो ये बहुत सारे जो डाउट हैं बहुत सारे लोगों के हमसे हमारे पास आए, तो उसी बात को हमने क्लियर करने की कोशिश की है और उम्मीद करते हैं कि आपकी जो कन्फ्यूजन है या जो भी डाउट है, जो घबराहट है, उसको कम करने में या उसको हम सॉल्व करने में कुछ हमारी जो वीडियो है वो आपको मदद जरूर करेगी। तो हम इसको समझेंगे कि इसमें कौन से प्रावधान हैं या क्या ऐसी बातें हैं जो नई हैं या वही है जो केवल धाराओं में हेर फेर किया गया है। तो दोस्तों, इस बात को आप एकदम से दिमाग में बैठा लीजिए, इससे कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है थोड़ा सा भी, क्योंकि आईपीसी है, इसकी केवल नाम बदली गई है, कुछ धाराएं कम कर दी गई हैं। इसी तरह से सीआरपीसी है, उसके अंतर्गत कुछ चेंजेज किए गए हैं। पूरे अधिनियम का नाम अब बदल दिया गया है। एविडेंस एक्ट है, उसका नाम कुछ बदलने की बातचीत हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो पूरी प्रोविजन है वो बदल दिए गए हैं। आज भी जो चोरी है उसकी जो परिभाषा है वह वही है, केवल सेक्शन चेंज हो गया है। हत्या की परिभाषा वही है, कुछ एडिशनल चीजें उसमें डाल दी गई हैं, जैसे मॉब लिंचिंग है या कई लोगों के द्वारा मिलकर किसी व्यक्ति को मृत्यु कारित कर दी जाती है। तो ऐसी जो चीजें हैं उनको वहां पर ऐड किया गया है। बाकी मेन जो सबसे ज्यादा घबराहट है वो इस बात को लेके है कि उस अधिनियम का जो है नाम बदल दिया गया है। तो इस बात को लेके जरा सा भी हैरान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केवल नाम बदलने से सब कुछ नहीं बदल जाता, परिभाषाएं नहीं बदल जाती। प्री के एग्जाम से के लिए आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होगी। दिक्कत इस बात के लिए होगी क्योंकि जो सेक्शन है वो पूरी तरह से हेर फेर कर दिए गए हैं। जैसे कि पहले 302 एक जो अनपढ़ आदमी रहता था, जो कि कानून से उसका कोई लेना देना नहीं था, उसको भी पता होता था कि 302 में क्या होता है, किस बात की पनिशमेंट दी जाती थी आईपीसी की धारा। तो अब उसको जो है 101 कर दिया गया है। इसी तरह से बहुत सारी जो परिभाषाएं हैं उनको इधर उधर किया गया है, सेक्शन में परिवर्तन हुआ है। तो आप आइए देखते हैं कि क्या क्या इसमें कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़े गए हैं या क्या इसमें मुख्य बातें हैं। तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जो कि अमित शाह जी हैं, इन्होंने 3 विधेयक पेश किया है, जो कि है पहला भारतीय न्याय संहिता, जिसको पहले भारतीय दंड संहिता कहते थे, आईपीसी कहते थे। अब इसका जो नाम होगा भारतीय न्याय संहिता होगा। इसी प्रकार से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे सीआरपीसी अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता कहते थे, अब इसका नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगा। इसी प्रकार से जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम था, इसके नाम में परिवर्तन नहीं होगा, इसका नाम जो है भारतीय साक्ष्य विधेयक है। अभी ये तीनों विधेयक हैं, अभी ये लोकसभा में पारित होंगे, उसके बाद राज्यसभा में जाएंगे, उसके बाद जो है राष्ट्रपति की अनुमति मिलेगी, तब ये अधिनियम का रूप लेंगे। लेकिन अब ये जो रूपरेखा है वह पूरी लगभग तैयार है। इसमें कुछ अगर ये पारित हो गया तो यही जो है हमको किताब के रूप में हमारे सामने उपस्थित होगी, इसी को हमें पढ़ना है और इसी को देखना है। तो इसे जो है लोकसभा में अभी पेश किया गया है, आगे इसको यहाँ से पारित होने के बाद इसको जो है राज्यसभा में भेजा जाएगा, उसके बाद जो है राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाएगा। तो इसको पारित करने का जो हमारे गृह मंत्री हैं उन्होंने कहा कि यह अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून है और अंग्रेजी संसद के द्वारा इसको पारित किया गया है। चूंकि जो भारतीय दंड संहिता है यह 1860 की है और इसे जो है अब भारतीय न्याय संहिता इसका जो नाम नया होगा। इसी प्रकार से दंड प्रक्रिया संहिता है, इसका जो नया नाम होगा वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगा। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 जो है, इसका नाम भारतीय साक्ष्य विधेयक अभी तक है। खैर, इसका नाम भी विधेयक जो विधि बन जाएगा तो अधिनियम हो जाएगा। तो ये जो है तीनों हैं इस नाम से जो परिवर्तित होंगे। तो अब जो है ये जो तीनों कानून हैं यह अंग्रेजी शासन को मजबूत करने और उनकी रक्षा करने के लिए अंग्रेजों ने जो है अपना उद्देश्य जो है पूरा करने के लिए उनको बनाया था। और उनका जो अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था कि जो भारतीय उस समय के क्रांतिकारी थे या जो भारतीय जनता थी उनके ऊपर पूरी तरह से शासन करना, उनको उसके अनुसार जो है दंड देना। उनका मेन उद्देश्य न्याय देना नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य दंड देना था। तो इसीलिए जो है यहाँ पर नाम परिवर्तन करके उसके जो है जो महत्वपूर्ण प्रोविजन थे उनको तो रखा गया है, लेकिन आवश्यकता अनुसार उसमें परिवर्तन किया गया है।
तो अब जो है हमारा जो हमारे गृह मंत्री हैं उनका ये कहना था कि ये जो अंग्रेजी शासनकाल के जो कानून थे उनका जो बनाने का मकसद था वहां पे भारतीय नागरिकों को दंड देना था, न्याय देना नहीं था। लेकिन हम जो इसे संशोधित कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य जो है नागरिकों को दंड देना नहीं है बल्कि उनको न्याय देना है। अब उन्होंने एक बात और कही कि यह जो कानून है वो भारतीय आत्मा के साथ बनाए गए हैं और इससे जो है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और जो सरकार है शासन की जगह नागरिक को केंद्र में लाने के लिए यह कानून बनाई है। इस कानून को ऐसे ही नहीं बनाया गया है बल्कि इस पे बहुत विस्तृत जो है विचार विमर्श किया गया है। 18 राज्यों से 6 केंद्र शासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 15 जो है न्यायिक अकादमी है, 22 विधि विश्वविद्यालय अर्थात लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, 142 सांसद, लगभग 270 विधायकों से, इसके अलावा जनता से जो है इस पर उनके सुझाव मांगे गए और सभी लोगों ने आवश्यकता अनुसार अपने अपने सुझाव दिए कि इसमें कौन कौन से बदलाव की संभावना है, किससे जो है हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वह बेहतर हो सकता है। तो इस पर जो है गहन चिंतन हुआ है, 4 साल तक इस पर विचार विमर्श हुआ है। उसके बाद जो है अब यह संहिता के लिए जो है विधेयक को लाया गया है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा को पहले देखते हैं जिसे सीआरपीसी कहा जाता है अभी तक, लेकिन अब जो है इसका नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा होगा, संहिता होगा। तो इसे जो है इसमें पहले कुल 484 धाराएं थी लेकिन अब जो है ये धाराएं बढ़ गई हैं, 533 हैं और 38 अध्याय रहेगा। तो 484 धाराएं पहले थी, अब 533 हैं। ये हमारे हिसाब से 484 हैं। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो पहले भी धाराएं इतनी ही थी जो ABCD करके था। अब उन सबको ABCD को हटा करके सबको एक इंडिपेंडेंट धारा बना दिया गया है, इसलिए यहाँ पर धाराओं की संख्या बढ़ी हुई लग रही है। इसलिए एक और मन में भय बना हुआ है कि अब तो धाराएं ज्यादा हो गई हैं, अब हम कैसे कवर कर पाएंगे। तो यहाँ पर धाराएं नहीं बढ़ी हैं, लगभग वही हैं, 2-4 धाराएं इधर उधर हुई हैं। इसमें देखिए केवल 9 धाराएं जोड़ी गई हैं इसमें और 9 को निरस्त कर दिया गया है। तो कुल मिला के यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, जितनी धाराएं पहले थी उतनी धाराएं अभी भी हैं, क्योंकि 9 को नया जोड़ा गया है और 9 को ही निरस्त किया गया है। तो मूल रूप से तो उतनी ही बनी रही। 160 धाराओं के अंतर्गत यहाँ पे कुछ न कुछ परिवर्तन किए गए हैं। बहुत ज्यादा आमूलचूल परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि जहां पर आवश्यकता अनुसार कुछ बातों को जोड़ा गया है, कुछ बातों को वहां से हटा दिया गया है। तो जैसे अभी हम इसमें पीड़ित प्रतिकर योजना था या इस तरह से बहुत सी थे अध्याय या धाराएं थी जो ABCD करके थी, तो उन सारे ABCD को हटा दिया गया है, वहां पर इंडिपेंडेंट धाराएं रखी गई हैं, इसीलिए यह 484 से 533 हो गई है। तो यहाँ पर पहला बात तो यह है कि इस बात को लेकर बिल्कुल नहीं परेशान नहीं होना है, न तो घबराना है। तो आगे जो दूसरा है IPC को, इसको देखते हैं। यहाँ पर जो है थोड़ी सी राहत है क्योंकि 511 धाराएं थी, अब इनमें जो है 356 धाराओं को बची गई हैं, बाकी से 175 में बदलाव किया गया है, 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराओं को यहाँ पर निरस्त कर दिया गया है। और अब जो है वर्तमान की स्थिति क्या होगी कि इसमें जो है 356 धाराएं होंगी और 19 अध्याय होंगे। तो इसमें जो है बहुत ज्यादा इसमें भी घबराहट है, लेकिन यहाँ पर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे हत्या की जो परिभाषा पहले थी वही परिभाषा आज है, उसमें थोड़ा सा कुछ चीज और ऐड की गई है। इसी प्रकार से अपहरण है, व्यापारण है, चोरी है या जितने भी महत्वपूर्ण अपराध हैं वो सब कुछ वही हैं, सब कुछ लगभग वैसे ही है। कुछ आवश्यकता के अनुसार, समय के अनुसार चीजों को उसमें जोड़ा गया है और सेक्शन को जो है हेर फेर किया गया है। धाराएं लगभग सब बदल गई हैं, एक भी धारा पहले जैसी नहीं है कि जो पहले उसी धारा में हो, जो प्रोविजन आज भी उसी धारा में है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। जैसे ही यह अधिनियम बनता है हम आपको आवश्यकता अनुसार जितना भी हो सकेगा हम आपको वीडियो के माध्यम से आपकी जो ये कंफ्यूजन है, जो कठिनाई है, उसको पूरी तरह से हल करने की कोशिश करेंगे। तो आप अधिनियम है, इसमें जो है पहले 167 धाराएं थी, अब 170 धाराएं हो गई हैं और 11 अध्याय इसमें हो गए हैं। तो 167 धाराओं को अगर आप देखेंगे तो इससे अधिक धाराएं थी, क्योंकि ABCD वहां भी कई थे। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि 23 धाराओं के अंतर्गत चेंजिंग किया गया है, एक नई धारा जोड़ी गई है मात्र, और 5 धाराएं निरस्त की गई हैं। तो 5 धाराएं निरस्त की गई हैं, वही ABCD वाली सब निरस्त करके एक केवल धारा नई जोड़ी गई है यहाँ पर। अब बाकी 23 धाराओं के अंतर्गत चेंज किया गया है। तो इसीलिए जो है पहले 167 थी, अब 170 धाराएं हो गई हैं और
11 अध्याय इसके अंतर्गत आ गए हैं। अब हम देखते हैं कि अब इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, अभी हम आगे देखेंगे कुछ नए अपराध कैसे जोड़े गए हैं कैसे नहीं, तो हम आगे उसको देखते हैं। तो ये तीनों जो पुराने कानून हैं ये गुलामी की निशानियों से भरे हुए थे। हमको ऐसा एहसास होता था, हमारी सरकार का ये कहना है कि ऐसा एहसास होता था कि आज भी हम इतने सक्षम नहीं हो पाए हैं कि हम जो है अपना खुद का कानून बना सकें। हालांकि यह ब्रिटिश कानून था, लेकिन अभी जो परिवर्तन किया गया है तो 90% चीज़ें तो वही रखी गई हैं, बस नाम बदल गया है। तो नाम बदलने से ये हो गया है कि हम जो है अपना कानून अपने लिए बना लिए हैं, हालांकि सारी चीज़ें लगभग वही हैं। तो कानून में दस्तावेज की परिभाषा का विस्तार किया गया है। तो वर्तमान की जो समय है उसको ध्यान में रखते हुए जो डॉक्यूमेंट हैं उसमें डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक ये डॉक्यूमेंट्स को, ईमेल को, सर्वर लॉक्स को, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशन सर्च, डिवाइस पर उपलब्ध ईमेल, मैसेज, इन सबको जो है डॉक्यूमेंट के रूप में यहाँ पर वैधता दी गई है। तो पहले जो है दस्तावेज की जो इतनी विस्तृत परिभाषा नहीं थी, बल्कि उसमें केवल जो फिजिकल डॉक्यूमेंट होते हैं और डिजिटल डॉक्यूमेंट, यही दो चीज़ें उसमें थी। लेकिन अब जो है एक विस्तृत परिभाषा यहाँ पर डॉक्यूमेंट की दे दी गई है। आगे जो हम सीआरपीसी के कुछ प्रोविजन देखेंगे कि जो नए इसमें जोड़े गए हैं। तो जैसे यहाँ पर एफआईआर में केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की जो पूरी प्रक्रिया है उसको यहाँ पर डिजिटल करने का जो प्रावधान किया गया है। तो सीआरपीसी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रोविजन जोड़े गए हैं, क्योंकि आज के समय में जो कि लगभग सब कुछ डिजिटल हो गया है, ऐसी स्थिति में हार्ड कॉपी को रखना, उसका संचय करना, या इससे जो है हमारे पेपर की भी बचत होगी, समय की, स्थान की, बहुत सारी चीज़ों की बचत होगी। तो इसलिए जो है इन सारी चीज़ों को, केस डायरी हो, चार्जशीट हो या जजमेंट हो, इन सबको डिजिटल करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा सर्च जब्ती के समय वीडियोग्राफी को अनिवार्य कर दिया गया है, अर्थात जब पुलिस के द्वारा सर्च अभियान चलाया जाएगा या सर्च में जो प्राप्त चीज़ें हैं उनको जब्त किया जाएगा तो इन सब चीज़ों की वीडियोग्राफी होगी, और जो यह वीडियोग्राफी होगी यह केस का हिस्सा होगी। इससे निर्दोष नागरिकों को फंसाया नहीं जा सकेगा, क्योंकि न्यायालय के समक्ष इस बात का प्रमाण रहेगा कि कौन सा जो व्यक्ति है वह घटना में इन्वॉल्व है, कौन सा नहीं है। तो पुलिस के द्वारा जो ऐसी वीडियोग्राफी की रिकॉर्डिंग होगी उसे भी चार्जशीट के साथ उसको शामिल किया जाएगा। जब तक जो है ऐसी रिकॉर्डिंग को शामिल नहीं किया जाता तो वहां पर जो उसकी चार्जशीट फाइल की जाती है वह वैध नहीं होगी, वह अवैध हो जाएगी। इसके अलावा यह जो डिजिटल इतना ज़्यादा इसमें सब कुछ इन्वॉल्व होगा, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय लिया है, जिससे दो सिद्धि के अनुपात को बढ़ाने में फॉरेंसिक साइंस को बढ़ावा दिया जा सके, और 3 साल के बाद 33,000 फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट और साइंटिस्ट जो है देश को मिलेंगे। और यहाँ पर कानून यह रखा गया है, लक्ष्य हमारा जो कानून का है कि दोष सिद्धि का जो अभी अनुपात बहुत ही कम है, अर्थात जितने जो आरोपित व्यक्ति हैं, जितने अपराधियों को विचाराधीन अपराधी हैं या विचाराधीन जो व्यक्ति हैं, उनकी जो दोष सिद्धि का अनुपात है बहुत ही कम है। तो यहाँ पर सरकार का लक्ष्य यह है कि हम दोष सिद्धि का जो रेशियो है उसको हम 90% से ऊपर लेकर जाएंगे। इसके अलावा कुछ बातें और हैं, जैसे कि 7 वर्ष या इससे अधिक सजा वाले अपराध में जो क्राइम सीन है अर्थात जो घटना स्थल है वहाँ पर जो है फॉरेंसिक टीम की जो विजिट है उसको अनिवार्य कर दिया गया है। अर्थात जो हमारी फॉरेंसिक टीम होगी वह अपराध वाले स्थान पर आवश्यक रूप से जाएगी, अनिवार्य रूप से जाएगी, वहाँ के जो है डाटा को कलेक्ट करेगी, और उसके माध्यम से पुलिस के पास एक वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध होगा, जिसके बाद जो दोषी होंगे वह आसानी से बरी नहीं हो सकेंगे, और वहाँ पर वैसे ही व्यक्ति बरी हो सकेंगे जो कि घटना में अनावश्यक रूप से फंसाए गए हैं, अर्थात वह निर्दोष हैं। इसके अलावा जो है सरकार ने नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए पहली बार जीरो एफआईआर शुरू करने जा रही है। तो जीरो एफआईआर का क्या तात्पर्य है कि घटना किसी और स्थान पर हुआ है और उसे जो है अपने थाना क्षेत्र के अंदर जो है या किसी एक स्थान पर जो है घटना घटित हुई है, और इसे जो है बी स्थान पर यहाँ पर एफआईआर को शामिल किया जा सकता है, एफआईआर दर्ज कराया जा सकता है। इसके अलावा पहली बार यहाँ पर ई एफआईआर अर्थात इलेक्ट्रॉनिक रूप से एफआईआर का प्रावधान जोड़ा जा रहा है, जो कि अभी तक सीआरपीसी में इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं था। हर जिले में
पुलिस थाने पर एक ऐसा पुलिस अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा या नामित किया जाएगा जो कि गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्तियों के परिवार को उसकी गिरफ्तारी की जो सूचना है उसको ऑनलाइन और व्यक्तिगत रूप से, अर्थात ऑनलाइन और ऑफलाइन, ये दोनों प्रकार से उसकी सूचना देगा। यौन हिंसा के मामले में एक बात और महत्वपूर्ण जोड़ी गई है कि अगर यौन हिंसा का कोई मामला है तो वहां पर जो पीड़िता का बयान है उसको अनिवार्य कर दिया गया है, और यौन उत्पीड़न के मामले में भी जो बयान है वह उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होनी आवश्यक है, अर्थात उसे कंपलसरी कर दिया गया है। पुलिस को 90 दिन के भीतर शिकायत का जो स्टेटस है, अर्थात अभी कहां तक उसका जो कार्यवाही है वह पहुंची, और उसके बाद हर 15 दिन के भीतर जो फरियादी है उसको जो है मामले की स्थिति की जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है। अब जो है पीड़ित को सुने बिना कोई भी सरकार 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का कोई मामला है, कोई केस है, उसको वापस नहीं ले सकती है। पहले क्या था कि समुचित सरकार जो है वह मामले को वापस ले लेती थी किसी अपराध के, लेकिन अब क्या है कि 7 वर्ष का अगर उससे या उससे अधिक के दंड से दंडनीय कोई मामला है तो वहां पर जो सरकार है पहले पीड़ित को सुनेगी तभी वह केस वापस ले सकती है, अन्यथा जो है केस वापस नहीं ले सकेगी, क्योंकि इससे जो है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा नहीं हो पाएगी अगर ऐसा होता है। तो छोटे मामलों में जो है यहाँ संक्षिप्त विचारण का दायरा बढ़ा दिया गया है। पहले क्या था कि संक्षिप्त विचारण केवल ऐसे मामलों को हो सकता था जिसमें 2 साल तक की सजा का कारावास था, लेकिन अब जो है इसको बढ़ा करके 3 साल तक की सजा वाले जो मामले हैं अब उनका संक्षिप्त विचारण किया जा सकेगा, और इस अकेले प्रावधान से ही जो सत्र न्यायालय के समक्ष जो मामले पेंडिंग हैं उनमें 40% तक की जो केस हैं वह समाप्त हो जाएंगे, और वह जो है लोअर कोर्ट को या जो मजिस्ट्रेट जो सक्षम है संक्षिप्त विचारण करने के लिए उनके समक्ष जो है मामले चले जाएंगे, तो और वहां पर जो है संक्षिप्त विचारण के माध्यम से इन सब केस को आसानी से और शीघ्रता से इसको समाप्त किया जा सकेगा। आगे है कि आरोप पत्र दाखिल करने के लिए 90 दिनों की जो समय सीमा है उसको तय कर दी गई है, और परिस्थितियों को देखकर अदालतें जो है 90 दिन इसे और बढ़ा सकती हैं, अर्थात इस प्रकार से कुल 180 दिन के भीतर जांच समाप्त करके विचारण के लिए इसको भेजना होगा और विचारण का प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा अब कोर्ट जो है आरोपित व्यक्ति को आरोप तय करने की नोटिस 7 दिन में देने के लिए बाध्य होंगी, और जब बहस पूरी हो जाती है, अर्थात जब दोनों पक्षकारों को वहां पर सुन लिया जाता है, उसके 30 दिन के भीतर जो है न्यायाधीश को फैसला देना अनिवार्य कर दिया गया है, और इससे जो है निर्णय अब बहुत साल तक पेंडिंग नहीं रहेगा, और फैसला जब आ गया तो फैसला आने के 7 दिन के अंदर जो निर्णय की कॉपी है वह ऑनलाइन उसको उपलब्ध कराना होगा, अर्थात उसको ऑनलाइन अपलोड करना हो जा आवश्यक है। और लोक सेवक या पुलिस सेवक के विरुद्ध अगर कोई विचारण शुरू होता है तो ऐसी स्थिति में जो सरकार है जिसके अधीन वह जो लोक सेवक है वह कार्य कर रहा है, तो सरकार की जो है अनुमति की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए यहाँ पर अनुमति के जो टाइम पीरियड है उसको जो है मैक्सिमम 120 दिन निर्धारित किया गया है कि 120 दिन के भीतर सरकार उस पर फैसला लेगी कि उसको जो है किस प्रकार से अनुमति देना है या नहीं देना है। अगर 120 दिन के भीतर वहां पर अनुमति नहीं देती है या फैसला नहीं लेती है तो उसे मान लिया जाएगा कि विवक्षित तौर पर सरकार ने उसके विचारण के लिए जो है परमिशन या अनुमति दे दिया है और वहां पर ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से जो उद्घोषित अपराधी हैं, अर्थात घोषित अपराधी हैं, उनकी संपत्ति की कुर्की की जा सकेगी। अंतरराज्यीय गिरोह और जो संगठित अपराध हैं, अर्थात जो सिंडिकेट जो क्राइम को चलाते हैं, तो उनके विरुद्ध कठोर सजा का जो है प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से शादी, रोजगार या प्रमोशन का झूठा वादा और गलत पहचान के आधार पर अगर कोई यौन संबंध बनाता है तो ऐसी स्थिति में उसको अपराध घोषित किया गया है, और पहली बार जो है ऐसे कार्य को अपराध की श्रेणी में लाया गया है। तो पहले क्या था कि शादी का झांसा दे करके वहां पर इस प्रकार के कार्य किए जाते थे तो वह अपराध की श्रेणी में आता था, लेकिन यहाँ पर रोजगार और प्रमोशन इसके झूठे वादे करना या गलत पहचान के आधार पर जो है इस तरह के अपराध करना उसको जो है अपराध की श्रेणी में लाया गया है। गैंग रेप के जो सभी मामले हैं उनमें जो है सजा को बढ़ा दिया गया है, अब जो है 20 साल या आजीवन कारावास तक का सजा इसमें दिया जा सकेगा। इसी प्रकार से 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के साथ अपराध के मामले में अगर उनके साथ यौन अपराध होता है तो वहां पर मृत्यु दंड तक का प्रावधान रखा गया है। इसके पहले जो है 12 वर्ष से कम आयु की या 12 वर्ष तक की आयु की बच्चियों के साथ अगर रेप के मामले होते थे तो वहां पर मृत्यु दंड तक का प्रावधान किया गया था, लेकिन अब इस उम्र को आगे बढ़ा दिया गया है।
इसी प्रकार से मॉब लिंचिंग के लिए, अर्थात जो भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति को घेर के मार दिया जाता था, तो उसके लिए 7 साल आजीवन कारावास और मृत्यु दंड तक के जो प्रावधान है वह रखे गए हैं। एक नई अपराध इसमें और जोड़ा गया है कि जो मोबाइल फोन या महिलाओं की चैन को स्नेच कर लेना या उनको छीन करके भागना, इसके लिए जो है कोई अपराध का अभी तक प्रावधान नहीं था। लेकिन वर्तमान समय में ये घटनाएं बहुत ज़्यादा घटने को मिल रही हैं कि किसी का फ़ोन उठा के खींच के या छीन के लेके भाग जाना, महिलाओं को चलते रास्ते या कहीं भीड़ भाड़ वाले स्थान पे उनकी चेन खींच लेना, यह जो है अब पहली बार इसको अपराध के लिए अपराध इसको घोषित किया गया है और इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार से किसी हमला में किसी व्यक्ति को अपंग कर देना या इस तरह से उसको उपहति करना कि उसका जो ब्रेन डेड हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो सजा का प्रावधान होगा वह 10 साल या आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। बच्चों के साथ अपराध करने के लिए व्यक्ति को सजा कितनी होगी, तो वह पहले 7 साल थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। अनेक अपराधों में जुर्माने की राशियां जो पहले निर्धारित थी, अब उसको समय के साथ जो है अनुसार उसको बढ़ाया गया है। इसी प्रकार से जो सजा की माफी है वह राजनीतिक फायदे के लिए इसका उपयोग कई बार देखा जाता था। अर्थात कोई अपराधी है, वो जघन्य अपराध के मामले में वह जेल में बंद है, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं उसको टिकट दे करके और अपने यहाँ जो है उसको जितवाना चाहती हैं, तो ऐसी स्थिति में जो सत्ताधीन राजनीतिक दल है वह उसको उसकी सजा को माफ कर देती थी। लेकिन अब इस पर जो है कुछ पाबंदी लगाई गई है कि अब मृत्यु दंड की जो सजा है उसको अधिकतम आजीवन कारावास में के रूप में जो है माफी दी जा सकेगी। आजीवन कारावास का मामला है तो उसको 7 साल की सजा के रूप में, और 7 साल का तक के कारावास का मामला है तो उसको 3 साल तक की सजा के रूप में उसको बदला जा सकेगा, लेकिन किसी भी गुनहगार को छोड़ा नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने कोशिश किया है कि कुछ जो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं उन पे हम डिस्कशन करें, और जो बाकी के जो विस्तृत प्रावधान हैं जल्दी ही अधिनियम, चूंकि लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों मामले में ही वर्तमान की जो केंद्र सरकार है उसका बहुमत है, तो उससे जो है इस अधिनियम को पारित कराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यह उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्दी यह जो तीनों विधेयक हैं ये हमारे समक्ष अधिनियम के रूप में उपस्थित होंगे। तो हम इसमें जो है जो भी डाउट हैं उनको हम विस्तार से देखेंगे और उस पर जो है एक अच्छी जो स्टडी है वो मटेरियल है उसको हम तैयार करके आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।